देखें, अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख पे नज़र दौड़ाएँ ना, तो आपको इस तरह के हालात को पहली दफ़ा पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए। जी हाँ। इस तरह के हालात आप पहले भी देख चुके हैं पाकिस्तान में, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ पर पाबंदी लगा दी गई और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जलसे-जुलूस करने के भी काबिल नहीं थी। तो उस माहौल में सिविल सोसाइटी आगे आई, उस माहौल में जर्नलिस्ट आगे आए, कभी वकील आगे आए। मोस्ट रिसेंट पास्ट में आपको याद दिलाता हूँ 2007 में, जब परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगा दी थी नवंबर 2007 में। एक लॉयर्स मूवमेंट मार्च 2007 में शुरू हुई, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आई। फिर गवर्नमेंट ने कुछ मैनेज किया, फिर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी और लॉयर्स मूवमेंट भी खत्म हो गई थी। याद करें ना आप, बिल्कुल। लॉयर्स मूवमेंट भी खत्म हो गई थी। सिर्फ इस्लामाबाद में आपपरा मार्केट में एक प्रेस क्लब के बाहर एक दरख्त जो है, पुराना प्रेस क्लब है, उस दरख्त के नीचे सिर्फ जर्नलिस्ट आके बैठते थे। वहीं पे इमरान खान भी आते थे, वहीं पे मुस्लिम लीग नून वाले भी आते थे, वहीं पे कभी-कभी वकील भी आ जाते थे। तो कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी होती रहती थी, लेकिन आपको पूरे मुल्क में कोई आपको आसार नजर नहीं आ रहे थे कि जनाब कोई पाकिस्तान में तहरीक चल रही है। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा जो है वो जब मोमेंटम शुरू हुआ तो आपको तहरीक भी नजर आ गई। वही सूरत-ए-हाल अब आपको नज़र आ रही है। देखिए, इस वक़्त जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो जुडिशरी है, उस जुडिशरी से ऑपोज़िशन को कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा। और दूसरी बात ये है कि अचानक जो है वो जो अप्रैल 2025 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने एक डेडलाइन दी थी कि जी 4 महीने के अंदर-अंदर 9 मई जी के हाँ। जो मुकदमात हैं, वो उनका ट्रायल मुकम्मल किया जाए। तो वो अब ट्रायल जो है वो कोर्ट जो है उसकी 4 महीने की जो डेडलाइन है वो खत्म होने वाली है। 8 अगस्त चंद को। दिन बाकी रह गए हैं। तो अदालतें जल्दी-जल्दी जो है वो फैसले कर रही हैं। अच्छा, अब अगर ये फैसले जो हैं वो इस तरह से हो रहे होते कि जिन लोगों के ऊपर मुकदमात थे सबके सबको सजाएं मिल रही होती। जी हाँ। अगर किसी ने, ये हुकूमत कहती है ना जी रियासत से बगावत की गई थी, तो अगर रियासत से बगावत की गई थी तो बगावत में तो फिर सबके लिए कानून बराबर होता है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो जलाओ गिराव में नजर आ रहे थे, मुजाहरों में नजर आ रहे थे, वो उन्होंने जब अपनी लॉयल्टी चेंज की तो उनको सजाएं नहीं मिल रही। जिन्होंने लॉयल्टी चेंज नहीं की, सजाएं सिर्फ उनको मिल रही हैं। तो ये एक बड़ा आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि सही। जो जुडिशरी है वो इस तरीके से सजाएं दे रही है कि सजाएं जो है उनके बारे में बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं और उसका एक नैरेटिव बन रहा है जिसका कि इनडायरेक्टली तहरीक इंसाफ को फायदा हो रहा है। ठीक है, अभी तक तहरीक इंसाफ लोगों को सड़कों पर नहीं ला सकी। इसका बड़ा जो जिम्मेदार है वो खुद तहरीक इंसाफ है, जिसके लीडर इमरान खान है, जेल से बैठकर ऐसे लोग जो हैं उनको पार्टी में अहम ओहदे दे दिए हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि अब वो इस्लामाबाद ही कभी कभी आते हैं। आप देखें जी। ना कि जिन साहब का आपने नाम लिया है, शेख वकास अकरम साहब का, बड़े पुराने पार्लियामेंटेरियन है, ज्यादा वक्त उनका पिशावर में गुजरता है और वो कहते हैं जी कि अभी कोई कंफर्म नहीं है कि इमरान खान के बेटे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो फिर उनसे पूछना चाहिए कि फिर ये जो अलीमा खान साहबा ने स्टेटमेंट दी या जी, जो जी। अली जफर साहब स्टेटमेंट देते हैं कि जी वो आएंगे अपने वालिद से मिलेंगे, तो ये क्या है? तो पार्टी के स्पोक्स पर्सन अगर आप हैं तो आप के बयान से सही। कंफ्यूजन क्यों पैदा होती है? कभी आप इल्जाम लगाते हैं कि फलां ने मेरी ऑडियो जो है उसको लीक कर दिया है। कभी आप अलीमा खान और अली जफर साहब का जो बयान है उसकी तरदीद कर रहे होते हैं। तो ये देखें ना, ये इस किस्म के लोग जो है उनके पास अहम ओहदे हैं, तो उनके सही। बयानात से कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो अमीर अगर साहब आप ये और मैं जो है, अगर आप और मैं जो है वो शेख वकास अकरम के बयान से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आप आम कारकुन का और तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसका अंदाजा लगाए ना, वो वो तो सोचता होगा। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं आ रहे। वो ये कह रहे थे कि अभी उनके बारे में कोई डेट नहीं आई, इस बारे में वो चले गए अमेरिका से वापस बरतानिया, तो फिलहाल ऐसा कोई प्लान दिखाई दे नहीं रहा। आगे चल के उन्होंने कहा, उन्होंने भी अलीमा खान का जिक्र किया था कि फैमिली ने हमें बताया था कि वो आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें मजीद डिटेल्स शेयर नहीं की गई। अच्छा अमीर साहब ये बताएं कि जो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ को देखते हुए, फिर इमरान खान साहब तो लंबे टाइम के लिए जेल में ही दिखाई दे रहे हैं। आज इसहाक डार साहब से सवाल भी हुआ, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कंपैरिजन कर दिया उनका आतिया सिद्दीकी साहबा के साथ कि जी वो भी कानून के मुताबिक जिस तरह से फेस कर रही है मुकामी कानून के मुताबिक, तो खान साहब भी मुकामी कानून के मुताबिक उन्हें सजा हुई है, वो फेस कर रहे हैं। देखें, आप किसी तौर पर भी जो इमरान खान साहब की इम्प्रिजनमेंट है या उनको जो सजा दी गई है, इसका आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी
को जो कैद की सजा सुनाई गई है, आप उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरे अल्फाज में मैं ये भी कह सकता हूं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद की सजा दी गई है, जो कि एक गैर इंसानी सजा है। और आप उन पर जो इल्जाम है उसकी नौयत देखें। पहले तो मैं समझता हूं कि इल्जाम ही गलत है कि जी उन्होंने गजनी में एक अमरीकी फौज से उसकी राइफल छीन के उस पर गोली चला दी। उस पर गोली चलाई, उससे वो जख्मी नहीं हुआ, उल्टा आफिया सिद्दीकी जख्मी हो गई और अमेरिका की अदालत में मुकदमा चला और उसको 86 साल कैद की सजा सुना दी। तो ये किस किस्म की सजा है? एक औरत जिसके बारे में सबूत मौजूद है कि उसको 2003 में उसको कराची से अगवा किया गया, उसको गायब किया गया। 2003 से लेके 2006 तक, 2007 तक किसी को नहीं था पता कि वो कहां पे है। और इमरान खान साहब जो हैं वो 2003 से उसके लिए आवाज उठाते रहे। उसके बाद अचानक पता चलता है जी कि वो अफगानिस्तान चली गई है और फिर जनाब उसको अमेरिका ले जाके तो उसको आप सजा दे देते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो सजा दी गई है, ये एक गैर इंसानी सजा है। ये कोई अमेरिका के आइन और कानून के मुताबिक सजा नहीं, एक कंगरू कोर्ट की सजा है। मुझे थोड़ी देर पहले इसहाक डार साहब ने अमेरिका से कॉल की थी और उन्होंने मुझे कहा जी कि मैंने बतौर वजीर खारजा बड़ी कोशिश की है, पहले भी की है, अभी भी कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा की रिहाई के लिए बड़ा कमिटेड हूँ। मैंने पहले भी अमरीकी हुकाम से बात की थी, आज भी कर रहा हूँ। लेकिन मैंने वो जो एक सवाल के जवाब में जो गुफ्तगू की है, तो वो उसको आप आउट ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट जो है उसको कुछ लोग अपनी मर्जी के मानी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आफिया सिद्दीकी को जो सजा सुनाई गई है वो सही सुनाई गई है। ये उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो सजा सुनाई गई है वो एक कंगरू कोर्ट की सजा है, एक जाली अदालत के एक इंतहाई इनकम्पिटेंट बायस्ड जज की गैर इंसानी सजा है। और वो सजा जो है गलत है। और जो नवाज शरीफ साहब का मौकफ है, जो शहबाज शरीफ साहब का मौकफ है, वो ये है कि आफिया सिद्दीकी को रहा किया जाना चाहिए। सही। तो मीर साहब, जो मेरा बुनियादी सवाल था कि खान साहब की फिर मुकद्दर में लंबा अरसा जेल ही दिखाई दे रही है हालात को देखते हुए। देखिए समर बाज साहब, मैं दोबारा यही आपको कहूंगा कि आप तारीख में जाएं। बहुत कम ऐसे लीडर हैं जिनको के मौका दिया गया, उनको पास ऑप्शन थी कि वो डील कर लें, लेकिन उन्होंने डील नहीं की और फिर वो जेल से बाहर नहीं आए। पाकिस्तान में इसकी मिसाल जो है वो सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो की है। बाकी नवाज शरीफ साहब 2-3 दफा जेल गए, हर दफा वो जेल से निकल गए कंप्रोमाइज करके। जरदारी साहब जो है वो कई दफा जेल में गए, कुल मिला के उनकी 13 साल से ज्यादा कैद बनती है। वो अदालत के जरिए हमेशा रहा होते हैं। उन्होंने कभी इस तरह डील नहीं की, वो सीधे कोर्ट से निकलकर लंदन लैंड नहीं करते या कोर्ट से निकल के जद्दा लैंड नहीं करते। वो कोर्ट से निकल के तो कराची में या लाहौर में या इस्लामाबाद में ही रहते हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो, मैंने शायद पहले भी आपसे कहा था कि उनको तो ये मौका मिला है, उनको तो ये मौका मिला है कि वो ये साबित करें। हमेशा वो कहते थे कि नवाज शरीफ डील करके बाहर चला जाता है, तो उनको तो मौका मिला है कि अब वो भी अगर चाहें तो डील कर सकते हैं। लेकिन वो साबित करना चाह रहे हैं कि मैंने डील नहीं करनी, तो वो चाहें तो डील कर सकते हैं, लेकिन वो अपने और नवाज शरीफ साहब का जो डिफरेंस है उसको स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो अगर मेरा ख्याल है कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की सियासी तारीख को सामने रख के बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन ये चीज अब इररेलेवेंट है कि कितने लोग 5 अगस्त तक सड़क पे आते हैं, नहीं आते। इमरान खान जो है वो जेल में रहता है, नहीं रहता। असल बात यह है कि जितना अरसा इमरान खान जेल में रहेगा, वो उस अरसे में इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है ना सिर्फ बरकरार रहेगी, उसमें इजाफा होता रहेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इमरान खान के गलत सियासी फैसलों की वजह से उन्होंने जो अपनी पार्टी के अंदर गलत लोगों को मुख्तलिफ ओहदों पे उन्होंने अपॉइंट किया हुआ है, उनकी इनकम्पिटेंस और बुजली की वजह से इमरान खान को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन उनकी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन जाती तौर पे मैं समझता हूं कि इमरान खान की जात को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। वो जितना अरसा जेल में रहेंगे उनकी जात को फायदा ही फायदा है, अलबत्ता पार्टी को नुकसान है। तो अच्छा मीर साहब, फाइनली फैज़ हमीद साहब के बारे में काफ़ी ज़्यादा चमगोइयाँ रही कि उन्हें ये सज़ा हो जाएगी, वो हो जाएगी। उनके बारे में एक ज़रा प्रोसेस तो चल रहा है।
कोर्ट मार्शल के बारे से कार्रवाई तो चल रही है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या इत्तलात है? कुछ मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं उनके बारे में कि कुछ कोई चीज़ उनके बारे में है नहीं, कोई सज़ा नहीं होने जा रही, कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं होने जा रही, कुछ लोग बताते हैं कि उन्हें सख्त सज़ा होने वाली है। क्या आपके पास इत्तलात क्या है, क्या होने जा रहा है उनके बारे में? और ज़ाहिर उनका मामला भी तो कनेक्ट किया जा रहा है तरीके साहब के साथ ही सारा मामला। मैं आपको बताऊं कि मैं इस मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा पार्टी है, इसके अरकान पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो जिनमें से कुछ जो है उनका हुकूमत से बहुत गहरा ताल्लुक है। उन्होंने खुद मुझे बताया है कि हम जनरल फैज हमीद को भत्ता देते रहे हैं, करोड़ों में नहीं, अरबों में देते रहे हैं। अच्छा। और ये बात जब मुझे बताई जा रही थी तो वहां पर एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर जो इस वक्त भी कैबिनेट में शामिल है, वो बैठे हुए थे, और जो दूसरे साहब हैं वो भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जो बता रहे थे कि जी हमसे जनरल फैज ने भत्ता मांगा जब वो DGISI थे, और जब मैंने नहीं दिया तो उन्होंने मेरे पे केस करवा दिया, फिर उन्होंने और भी लोगों से, और वो पूरा नेटवर्क बता रहे थे कि कौन आदमी था उनका फ्रंटमैन था, किस किस से उन्होंने कितने अरब रुपए लिए। फिर वो कोई डायरी का भी जिक्र कर रहे थे, जी कोई डायरी थी उसमें 30 अरब का हिसाब किताब था, जनरल फैज ने फलां जगह पे इन्वेस्टमेंट की थी। तो ये सारा पता है इनको, सारा कुछ पता है। लेकिन मसला ये है कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी ना, सिर्फ फिर जनरल फैज साहब तो नहीं ना फंसेंगे, उसमें बहुत से लोग फंसेंगे। मैं ये समझता हूं कि जनरल फैज हमीद जो हैं, सिर्फ करप्शन के मामला भी अगर देख लें तो उनके बारे में बहुत सबूत हैं, और ये चाहें तो सजा दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं जाती तौर पे समझता हूं, मेरी अपना समर अब्बास साहब, जनरल फैज हमीद साहब से मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट थे, बस इतना ही कहूंगा। और वो बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्वस थे कि अगर वो उसकी तफसीलात मंजर आम पर आ जाए तो शायद फिर बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि उनको सजा ना दी जाए, लेकिन फिर कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। अगर आप कहते हैं कि 9 मई को तहरीक इंसाफ जो है उसने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की, तो जो जनरल फैज हमीद करता रहा, क्या वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं थी? क्या वो करप्शन नहीं थी? क्या उसने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं की? तो बस यहीं पे मैं खत्म करता हूँ बात को, मैं मजीद आगे नहीं लेके जाता। मे भी आने वाले दिनों में कोई सजा हो भी जाए, अभी तो ज़ाहिर एक प्रोसेस चल रहा है, और बताया तो यही जाता है कि बड़ा हेक्टिक, एक बड़ा लंबा ये प्रोसीजर है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का। वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो कुछ चीज़ें मुमकिन है सामने आ जाए उनके बारे में। हो सकता है आ जाए, आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि जनाब हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते और पाकिस्तान का कानून सबके लिए बराबर है, तो फिर जनरल फैज हमीद जो है उसके लिए भी तो कानून बराबर होना चाहिए ना। देखिए ना, बार बार एक मैं बात कर रहा हूं, ये आम आदमी की बात है कि 9 मई वालों को तो आपने सजा दे दी, तो क्या 9 मई अगर एक बगावत की साजिश थी तो उसमें जनरल फैज हमीद मुलव्वस नहीं था? मैं आपको बिल्कुल पूरे यकीन से कह रहा हूं कि इसमें भी जनरल फैज हमीद का किरदार था।